अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ को आज बड़ी अदालती और सियासी कामयाबी मिली है, जिसके साथ ही तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सियासत में वापसी भी हो गई है, जबकि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत का इम्कान खत्म हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दिया है, बल्कि कौमी असम्बली में 39 अराकीन को फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के अराकीन करार दे दिया है, जबकि 41 अराकीन को वक्त दिया है कि वो चाहें तो 15 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी जाहिर कर सकते हैं, और फिर 7 दिन में इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से कहेगा कि वो 15 दिन के अंदर तस्दीक करे कि ये रुकन असम्बली हमारा ही उम्मीदवार था, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन उन्हें तहरीक इंसाफ के अराकीन डिक्लेयर करेगा। और फिर इन नशिस्तों के तनासुब से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बन सकती है, क्योंकि उसके अराकीन 108 से जायद हो सकते हैं, जबकि नून लीग के पास 108 नशिस्तें हैं, मगर नून लीग के हुक्मरान इत्तेहाद के पास मजबूरी तौर पर 209 नशिस्तें हैं। इसलिए हुकूमत को ऐवान में अक्सरियत तो हासिल रहेगी, मगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकेगी। आज के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 जजेस ने अक्सरियत से फैसला सुनाया है। अक्सरियती फैसला सुनाने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदूखेल ने अलग फैसला लिखा है, जिससे चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने इत्तफाक किया है। इसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अलग फैसला लिखा है, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखा है, जिससे जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी इत्तफाक किया है। इन सारे फैसलों की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। तहरीक इंसाफ फैसले को तवक्कात से बढ़कर रिलीफ करार दे रही है, और खुद इमरान खान ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अराकीन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, मगर साथ ही चीफ जस्टिस काजी फाइजा से कहा है कि वो मुझसे और तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक केसेस से खुद को अलग करें। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज के फैसले में अक्सरियती जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं, जो चीफ जस्टिस के साथ उस बेंच का हिस्सा थे जिसने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया था। जबकि आज चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जस्टिस जमाल मंदूखेल के उस अक़लियती फैसले से इत्तफाक किया है, जिसमें तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिलने के बावजूद पार्लिमानी पार्टी करार दिया गया है। यानी तहरीक इंसाफ को पार्टी मानने का फैसला 13 में से 11 जजेस की अक्सरियत ने दिया है, जिनमें चीफ जस्टिस काजी फाइजा और जस्टिस जमाल मंदूखेल भी शामिल हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर फैसला वही होता जो जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस काजी फाइजा ने दिया है और बाकी 8 जजेस ने भी इससे इत्तफाक किया होता, तो भी हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से महरूम हो जाती, तो भी तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी हो जाती, और हुकूमत क्योंकि कोई भी आईनी तरमीम करने के काबिल ना रहती, जिसकी बहुत ज़्यादा कयास राइयाँ की जा रही थी कि हुकूमत क्योंकि जजिस को एक्सटेंशन देना चाहती है, चीफ जस्टिस की जो मुद्दत है उसका 3 साल के लिए तयन करना चाहती है, इसलिए इन खदशात का इज़हार किया जा रहा था। जबकि 8 जजिस के मुख्तसर अक्सरियती फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक 25 मार्च 2024 को जारी किया गया पेशावर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाता है, जबकि 1 मार्च 2024 को जारी किया गया इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ और कानूनी इख्तियार के बगैर है, और यह फैसला कोई कानूनी असर नहीं रखता। साथ ही इलेक्शन कमीशन के वो नोटिफिकेशंस जिनके जरिए मज़कूरा अफराद को कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिया गया, उन नोटिफिकेशंस को गैर आइनी और कानूनी इख्तियार के बगैर करार दिया जाता है। साथ ही उन नोटिफिकेशंस को 6 मई 2024 की तारीख से मनसूख किया जाता है, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपीलों पर उबूरी हुक्मनामा जारी किया था। फैसले के मुताबिक यह करार दिया जाता है कि इंतखाबी निशान का ना होना या ना दिया जाना किसी भी तरह से किसी सियासी जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने और अपने उम्मीदवार खड़े करने के आइनी और कानूनी हुकूक को मुतासिर नहीं करता, चाहे आम इंतखाबात हों या ज़िमनी इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है कि वो इसी के मुताबिक काम करे और तमाम कानूनी दफ़ात की तशरीह और उनका इतलाक़ करे। फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 के पैराग्राफ डी और ई और आर्टिकल 106 की शिक 3 के पैराग्राफ सी के मायनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात है, जिसने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जनरल नशिस्तें जीती हैं। मज़कूरा अपीलों की समाअत के दौरान 27 जून को इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत के सामने कौमी असम्बली के 80 अराकीन की एक लिस्ट रखी।
जिनमें इलेक्शन से मुतालिक तफसीलात दर्ज थी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने वाज़े तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन फराहम किए गए डेटा के साथ खड़ा है और ये लिस्ट 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल थी। पहले कॉलम में नामजदगी फॉर्म में उम्मीदवार की जानिब से बयान हल्फी या डिक्लेरेशन दिया गया था, यानी मेरी फलाह पार्टी से वाबस्तगी है, जबकि दूसरे कॉलम में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 66 के मुताबिक पार्टी से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया गया था और तीसरे कॉलम में बयान हल्फी या डिक्लेरेशन के साथ साथ पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट भी दिया गया था। इसके बाद अदालत ने लिखा कि 2024 के आम इंतखाबात के गैर मामूली हक़ाइक़ और हालात को मद्देनज़र रखते हुए यह करार दिया जाता है कि मज़कूरा 80 अराकीन कौमी असम्बली में से 39 अराकीन ऐसे हैं जिनका इलेक्शन कमीशन ने मज़कूरा तीनों कॉलम्स में से किसी भी एक में PTI से ताल्लुक़ दिखाया है, इसलिए वो तहरीक इंसाफ ही के जीते हुए अराकीन थे और हैं, यानी ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। 2024 के आम इंतखाबात के गैर मामूली हक़ाइक़ और हालात को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद हुक्म दिया जाता है कि 80 में से बच जाने वाले बाकी 41 अराकीन 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर इस हवाले से बयान हल्फी जमा करा सकते हैं कि उन्होंने सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। जैसे ही ऐसा कोई बयान हल्फी जमा हो जाए तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर 7 दिन के अंदर मुतालिका सियासी जमात को नोटिस भेजे और उससे 15 दिन में तस्दीक करने का कहे कि मज़कूरा उम्मीदवार ने हमारे उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। और अगर ऐसा बयान हल्फी जमा होता है और सियासी जमात से तस्दीक भी होती है तो फौरी तौर पर उस रुकन को मुतल्लिका सियासी जमात का रुकन असम्बली तस्वुर किया जाएगा। सियासी जमात की जानिब से कन्फर्मेशन फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर अपनी वेबसाइट पर जीते हुए अराकीन की फहरिस्त शाया करेगा। साथ ही इलेक्शन कमीशन अदालत में अमल दरामद रिपोर्ट भी जमा कराएगा। अदालत ने मजीद लिखा कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की हकदार होगी। तहरीक इंसाफ इस हुक्मनामे के बाद 15 वर्किंग डेज़ में मज़कूरा नशिस्तों के लिए कानून के मुताबिक अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा कराए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से मज़कूरा मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को नोटिफाई करे। फैसले के मुताबिक मज़कूरा अदालती अहकामात ज़रूरी तब्दीलियों के साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए भी लागू होंगे। और अगर इस नुक्ते के हवाले से इलेक्शन कमीशन या तहरीक इंसाफ को किसी वजाहत या ऑर्डर की ज़रूरत हुई तो वो फौरी तौर पर एक मुनासिब दरख्वास्त के ज़रिए अदालत से रुजू कर सकते हैं, जिसे मुनासिब अहकामात और हिदायत के लिए अक्सरियती जजिस के सामने चैम्बर्स में रखा जाएगा। इस फैसले के साथ 39 अराकीन असम्बली की फहरिस्त भी शाया कर दी गई है जिन्हें अदालत ने तहरीक इंसाफ के अराकीन करार दिया है और उन 41 अराकीन की फहरिस्त भी शाया कर दी गई है जिन्हें सियासी वाबस्तगी जाहिर करने के लिए वक्त दिया गया है। और अक्सरियती फैसला यही है जिस पर अमल दरामद होना है और यह फैसला आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुनाया। The impugned judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution, without lawful authority and of no legal effect. It is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party to participate in an election, whether general or by. Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats, and the provisions of Election Act 2017 and the Election Rules 2017 shall be applied to such lists in such manner as gives effect to this order in full measure. The Commission shall, out of the reserved seats for women and minorities in the National Assembly to which para 3 of this order applies, notify as elected in terms of the Article 51 provisions in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies to which paragraph 3 of this order applies. मगर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपना अलग फैसला लिखा है जिससे चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने भी इत्तफाक किया है। जस्टिस जमाल बंदूखेल के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक ये मामला
खवातीन और अक़लियतों को मुख्तस की जाने वाली मखसूस नशिस्तों के तनाज़े के बारे में है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 2024 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों का मुतालबा कर रही है, उसने कौमी असम्बली या किसी सूबाई असम्बली में एक भी सीट नहीं जीती, ना ही अक़लियतों और खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा करवाई। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में किसी भी मखसूस नशिस्त की अहल नहीं है। इस हद तक इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च 2024 का ऑर्डर बरकरार रखा जाता है। आर्टिकल 51 की शिक 3 के मुताबिक कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों में से 60 नशिस्तें खवातीन और 10 नशिस्तें अक़लियतों के लिए मुख्तस हैं। खवातीन और अक़लियतों का यह हक आइन में महफूज है। आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 की ज़ेली शिक डी और ई के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब सियासी जमातों की जानिब से दी गई फहरिस्त में से उन सियासी जमातों की कौमी असम्बली में सूबों से जीती गई नशिस्तों और सूबाई असम्बली में जीती गई नशिस्तों की मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत होगी। इसलिए उन मखसूस नशिस्तों को खाली रखकर उनको अपने इस हक से महरूम नहीं रखा जा सकता और आइन के आर्टिकल 224 की शिक 6 के तहत सारी मखसूस नशिस्तों को पुर होना चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला इस हद तक बरकरार रखा जाता है, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ये नशिस्तें पीटीआई के जीते गए उम्मीदवारों को नज़रअंदाज करते हुए बाकी सियासी जमातों को दे दी हैं, इसलिए इस नुक्ते की हद तक हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। समाअत के दौरान मालूम हुआ कि कई उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का हल्फ लिया था, जिसमें उनका पार्टी रुकनियत का सर्टिफिकेट भी शामिल था। अलबत्ता कुछ उम्मीदवारों ने पार्टी रुकनियत का सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाया था, लेकिन चूंकि उन्होंने हल्फ पर कहा था कि वो पीटीआई के मेंबर हैं और वो अपने इस बयान से पीछे नहीं हटे, तो उनको कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई का मेंबर ही समझा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत का 13 जनवरी का फैसला, जो कि पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने से मुताल्लिक था, उसकी गलत तशरीह करके पीटीआई के उम्मीदवारों को गलत तरीके से आज़ाद उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो किसी सियासी जमात की जानिब से नामजद उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर करे। इसी तरह एक उम्मीदवार जिसने एक दफ़ा अपने आप को किसी सियासी जमात का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया हो, वो कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद अपनी उस सियासी जमात से उम्मीदवारी वापस नहीं ले सकता। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ना पीटीआई ना ही पीटीआई से वाबस्ता किसी उम्मीदवार ने इस समाअत से पहले या समाअत के दौरान इस अदालत से रुजू किया या इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसमें उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया था। लेकिन इस हकीकत के तनाजुर में कि यह अपील और पटिशन इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत इलेक्शन से मुताल्लिक समाअतों का तसलसल है, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन के फैसलों की खामियों को देख सकते हैं ताकि खवातीन और गैर मुस्लिमों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसलिए वो उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अपने आप को पीटीआई का मेंबर बताया था और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख से पहले किसी और सियासी जमात की रुकनियत की कोई दस्तावेज पेश नहीं की थी, उनको पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के तौर पर ही समझा जाना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। नतीजे के तौर पर पार्लिमानी पार्टी के तौर पर पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों को दोबारा मुख्तस और तकसीम करना होगा। जैसे जमाल बंदूखेल के फैसले के मुताबिक वो उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी 24 दिसंबर 2023 तक जमा करवाए थे, जो कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी, और उन्होंने अपने आप को या तो आज़ाद उम्मीदवार बताया था या कागजात नामजदगी में वो कॉलम खाली छोड़ा था, तो जीतने के बाद वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का हक हासिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करने वालों के बारे में तस्वुर किया जाएगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह किया। किसी उम्मीदवार ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने किसी फैसले या कानून पर गलत फहमी, जबर, मजबूरी या गैर ज़रूरी असर वसूख की वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, और इस अदालत को भी इसके बरक्स नहीं सोचना चाहिए। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आइन की गलत तशरीह ना की जाए, ना ही आम तौर पर समझ आने वाले अल्फाज को मसनूई मायने दिए जाएँ। हमें चाहिए कि दुरुस्त तरीके से नाफिज करदा कवानीन की पासदारी करें और कानून को नज़रअंदाज करते हुए ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी सियासी जमात को सहूलत पहुँचे या रुकावटें खड़ी हों। ये था जैसे जमाल बंदूखेल का फैसला, जिसे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इत्तफाक किया है। इसके अलावा फुल कोर्ट के रुकन जस्टिस याया आफरीदी ने इख्तलाफी फैसला लिखा है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन और कानून के मुताबिक सियासी जमात की शराइत पर पूरा नहीं उतरती है, इसलिए वह कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून के मुताबिक एक सियासी जमात बनने के लिए
तमाम शराइत पर पूरा उतरती है और वो मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। इस लिहाज से कि कौमी और सूबाई असम्बली के वो उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में हल्फिया तौर पर डिक्लेयर किया है कि वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने PTI से अपनी वाबस्तगी की बजरिया सर्टिफिकेट तस्दीक कराई है, वो PTI के उम्मीदवार ही रहेंगे और आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर नहीं होंगे जब तक कि वो खुद इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग अफसर को तहरीरी तौर पर ना बताएं कि उन्हें आज़ाद या किसी और जमात का उम्मीदवार तस्वुर किया जाए। इसी तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के ऐसे कामयाब उम्मीदवार जिन्होंने तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी नामजदगी की हल्फन डिक्लेरेशन दी हो और पार्टी की जानिब से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट जमा कराए हों और उन्होंने पूरे इंतखाबी प्रोसेस में अपनी इसी पोजीशन को बरकरार रखा है, वो PTI के उम्मीदवार तस्वुर होंगे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन कामयाब उम्मीदवारों की इस पोजीशन को कानूनी तस्वुर किया जाना चाहिए और ऐसे कामयाब उम्मीदवार को आज़ाद या किसी और जमात के उम्मीदवार के तौर पर ट्रीट ना किया जाए और PTI को इसी तनासुब से ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। जस्टिस याया अफरीदी के फैसले के मुताबिक ऐसे उम्मीदवार जिन्हें तहरीक इंसाफ ने नामजद किया हो लेकिन वो कामयाब होने के बाद किसी और जमात में शामिल हुए या उन्होंने अपने आप को आज़ाद तस्वुर कराया है, उन्होंने अपने वोटर्स के एतमाद को नज़रअंदाज किया है और अवामी राय को मजरूह किया है। अगरचे ऊपर बताए गए नकात के कानूनी असरात और नताइज के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के इकदाम पर गहरी तशवीश है, मगर इन मामलात को मौजूदा अपीलों और दरख्वास्तों में चैलेंज नहीं किया गया और वो अफराद जो इनसे मुतासिर होंगे वो इस अदालत के सामने फरीक नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत देना कि वह ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को कौमी और सूबाई असम्बली की किसी सियासी जमात को दे, ये कानूनी तौर पर मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत दी जाती है कि वो मुतल्लिका फरीकैन को सुनने के बाद और अगर ज़रूरत पड़े तो इस मामले पर गुज़िश्ता फैसले को देखकर 7 दिनों में इस फैसले पर अमल दरामद करें। आज सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के जिन 39 अराकीन ने 8 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर कर दी थी, वो आज के बाद से तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली तस्वुर किए जाएंगे, जबकि जिन 41 अराकीन ने अपने कागजात नामजदगी में पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की थी उन्हें भी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बनने के लिए वक्त दिया गया है और इसके बाद ही मखसूस नशिस्तों का फैसला होगा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है, बल्कि उसे तवक्को से बढ़कर रिलीफ करार दिया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि यह फैसला हमारी उम्मीद से भी बहुत बेहतर हुआ है। हमें तवक्को थी कि सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, हमारी तरफ से भी जो गलतियां हुई इस फैसले ने वो सब आज ठीक कर दिया है। हमारी यकीनी तौर पे एक्सपेक्टेशन जो थी या जो हमारी उम्मीद थी उससे बहुत बेहतर फैसला हुआ है। हमने तो वाकई ही जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि मेजॉरिटी से ये फैसला आएगा कि ये सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल को दी जाएंगी नशिस्तें। ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और बड़ा जो गलतियां थी माजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बदनीयती थी, हमारी गलतियां आप कह लें, वो सारी चीजें कवर करते हुए अदालत ने आज ये एक बड़ा अहम फैसला किया और जो रॉन्ग था, जो गलती थी, करेक्ट कर दी। इसके अलावा फैसले के बाद इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अराकीन से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए उन पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। हम इलेक्शन से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तवक्को करते हैं कि इस मरतबा 3 दिन के अंदर अंदर हमारा नोटिफिकेशन होगा। जितने रिजर्व सीटें हैं वो रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट होगी। हमारी डिमांड्स क्या हैं? आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए या उनमें जुर्रत है तो आईन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वो लोग जो कि फॉर्म 47 के जरिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। ये हदफ हमारी जमहूरी और सियासी जो जद्दोजहद है उसका एक अहम तरीन हिस्सा है। क्योंकि फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा सेनेटर फैसल वाउडा ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा कर दिया। 15 दिन के अंदर बहुत सिवियर मजीद फ्रैक्शंस मिलेंगे PTI के अंदर टूट फूट के और एक फॉरवर्ड ब्लॉक उभर के सामने आएगा और वो जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो PTI की मजीद मुश्किलात होंगी। और जैसा मैं कहता जा रहा हूँ कि जितना टाइम वो जेल में रहेंगे उतने टाइम तहरीक इंसाफ को फायदा है और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में ही रहें। और अब मजीद जो फ्रैक्शन आएगा और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा इस 15 दिन के अंदर सेनेट के अंदर या रिजर्व सीट्स के अंदर, वो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देगा कि मजीद इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा PTI।
फैसले पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वफाकी वज़ीर कानून आदम मजीद तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि फैसले में तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया है, जो इस केस में फरीक ही नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 को असर नौ तहरीर किया गया है। जबकि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीराना सनाउल्लाह का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त खारिज हो गई और एक नया फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया है, जो आइन को री राइट करने के मुतरादिफ है। फैसले पर नज़रसानी बनती है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। खुद वफाकी वज़ीर कानून आदम मजीद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और इस केस में वकील सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आदम मजीद साहब, पहले आपसे, आप ज़ाहिर फैसले पर एतराज़ कर रहे हैं, आज आपने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मगर अगर 8 रुकनी बेंच का फैसला पर आप एतराज़ करें तो बाकी जो 2 हैं, जैसे जमाल बंदूखेल और खुद चीफ जस्टिस साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि पीटीआई एक पार्लिमानी पार्टी थी, इलेक्शन कमीशन ने इनको आज़ाद उम्मीदवार करार दिया, गलत किया वो लोग जिन्होंने पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की थी। आप अगर सिर्फ इन 2 जजेस का फैसला भी से भी 8 बाकी जज मुत्तफिक होते तो भी आपकी 2/3 अक्सरियत से आप महरूम हो जाते। बहुत शुक्रिया खानज़ादा साहब। देखिए, मैं तादाद के ऊपर या जो फ़ैसले होते हैं, ज़ाहिर है वो मेजॉरिटी का फ़ैसला ही फ़ैसला होता है, लेकिन फ़ैसले के मेरिट्स के ऊपर बात करना, फ़ैसले की कानूनी जो रीज़निंग है उस पर बात करना, ये आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। दरख्वास्त गुज़ार तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से रजू किया कि इन आज़ाद अरकान ने हमें ज्वाइन किया है, वो डेक्लरेशन दे चुके हैं ऑन ओथ, और उसमें लिखा जाता है कि हम बग़ैर किसी खौफ के, बिला रगबत के हम ये ज्वाइन कर रहे हैं और हम पे किसी किस्म का दबाव या कोर्शन नहीं है। तो ये रिज़र्व सीट्स हमें मिलनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन में भी वो हासिल ना कर सके क्योंकि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं था लड़ा, ना ही उन्होंने कोई सीट जीती थी, और फिर पेशावर हाई कोर्ट जहाँ पे ये ख़ुद चॉइस करके गए थे, 5-0 का फ़ैसला आया और जो लार्जर बेंच था उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को अपहोल्ड किया। ऐसी सूरत हाल में जो दूसरी पटिशन थी, मेरे भाई बैठे हुए सलमान अकरम राजा साहब, कमल शोज़ब साहिबा की, वो भी यही कह रही थी पटिशन कि ये सीट्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएं और यही हक और इंसाफ है। अब ये जो पीटीआई वाला खाना है कि जी पीटीआई को कैसे जानी है, पीटीआई पटिशनर नहीं है, पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया हुआ, पीटीआई ने इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन से उस तरह से बहसीत उन तमाम लोगों ने रजू नहीं किया। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वो 80 या 81 लोग जो हैं वो पेश नहीं हुए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान नहीं किया। और मैं तो आइन के एक तालिब इल्म के तौर पे प्लेन रीडिंग पे भी यकीन रखता हूँ। तशरीह वहाँ पे ज़रूरत पेश आती है जहाँ पे इबहाम हो। तशरीह सिचुएशन को देखने के लिए आप उसका आइन का जो पूरा जिस्ट है या उसका टेक्स्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते। आइन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बिल्कुल एक जैसे आर्टिकल्स हैं, एक कौमी असम्बली को और दूसरा सूबाई असम्बली को डील करता है। मखसूस नशिस्तों के बारे में वो बहुत वाज़ेह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करती है और वो जीत के आती है असम्बली में, उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं 3 रोज़ के अंदर अंदर, और उसके बाद मुतनासिब नुमाइंदगी पे तमाम जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री प्रेजेंस रखने वाली पार्टीज़ हैं उनमें ये मखसूस नशिस्तें तकसीम की जाती हैं। अब जो रवाज रहा है और जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं उनके मुताबिक और जो इसके ताबे कानून बना सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट 2017, उसकी स्कीम में भी ये है कि आपने इलेक्शन से पहले नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा कराने होते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है और वो आपकी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाती है। वो तो दूसरा, वो तो इस पे तो जीती हुई सीटों के तनासब से इस पे तो जजेस ने कह दिया ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नहीं बनती सीटें, मगर मसला ये है कि अब जजेस में 11 जजेस 13 में से इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असल में जो गलती हुई जिसकी वजह से चाहे सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे, या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील कह रहे थे फैसल सिद्दीकी साहब की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दें, वो पैदा इसलिए हुई क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, क्योंकि गलत तशरीह हुई तो ये सारा का सारा मेस क्रिएट हुआ, तो उसको रिवर्स आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने इस बात को तो माना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें नहीं बनती थी, मगर ये भी माना कि इलेक्शन कमीशन की ने ये गलत इंटरप्रिटेशन करके इस सारे के सारे क्राइसिस को पैदा किया। इसलिए तहरीक इंसाफ की 39 अरकान कम अज़ कम बनते थे, बाकी 41 फैसला कर लें, ये जो 8 का फैसला है। खानज़ादा साहब देखिए, 2 हिस्से हैं ना, जो 3 जज साहिबान ने तो ये कहा
कि जिन लोगों ने इलेक्शन से पहले अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में ये ज़िक्र कर रखा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें मान लेना चाहिए था कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जीते हैं। हालांकि स्कीम ऑफ लॉ के ये भी अगेंस्ट है बात, क्योंकि स्कीम ऑफ लॉ में बड़ी क्लैरिटी से ये कहा गया कि उसके लिए एक सर्टिफिकेट आएगा पार्टी का और उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे निशान अलॉट होगा। कई हलकों में 5-5 कैंडिडेट्स ने लिखा होता है कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन जिस कैंडिडेट को जमात सर्टिफिकेट देती है, जारी करती है, जिसे हम टिकट कहते हैं, वो निशान का हकदार ठहरता है, वही पार्टी का कैंडिडेट होता है। और बाकी इलेक्शन में कंटेस्ट में जाते हैं वो मुख्तलिफ निशानों पे होते हैं, वो कभी पार्टी कैंडिडेट नहीं हुए, और इसी वजह से क्लैरिटी लाने के लिए सर्टिफिकेट का इशू है। मैं तो उससे आगे जाता हूँ कि जब एक दफ़ा ये बात तय है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि पटिशनर थी बिफोर इलेक्शन कमीशन, जिसकी दरख्वास्त थी पेशावर हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हम डे 1 से कह रहे हैं कि वो सीटों की हकदार नहीं है, और रवाजन और कानून के मुताबिक, बल्कि मैं कहूँगा 2002 से ये राइज है सारा सिलसिला, और 17वीं तरमीम में इसे प्रोटेक्ट किया गया। 2002 की कौमी असम्बली में 18 के करीब आज़ाद अरकान थे, उन्हें एक्सक्लूड करके बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जीत के आए हुए थे लोग, उनमें तकसीम की गई। 2008 में बलूचिस्तान का हवाला दिया गया, 49 के हाउस में से 10 आज़ाद थे, उनको एक्सक्लूड करके सीट्स दी गई। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सुन्नी इत्तेहाद को क्यों नहीं, कोर्ट भी क्यों नहीं दे सकती थी, और क्यों सुन्नी इत्तेहाद को रिफ्यूज़ किया गया है और PTI का इंतखाब हुआ इसमें। सुन्नी इत्तेहाद के आइन में लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम उसका रुकन नहीं हो सकता, तो वो जो मिनॉरिटीज़ की सीट्स ये क्लेम कर रहे हैं वो तो किसी भी जस्टिफिकेशन पे इनकी तरफ नहीं जा सकती थी। तो मैं तो कंफ्यूज हूँ अभी भी सारा देखने के बाद कि जिस तरह से एक मैकेनिज्म दिया गया पूरा कि 15 दिन आप पहले होंगे, फिर उसके बाद 7 दिन होंगे, और फिर उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा, इस अरसे में जो लोग आज़ाद रह गए हैं वो सारा करेंगे। मेरे लिए आइन के एक तालिब इल्म के तौर पे ये सारी चीज़ समझना मेरी समझ से बालातर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है सर, आइन और कानून के वकील पैरामीटर्स ऑफ लॉ इस पे बात करना। जी, आइन और कानून के ज़ाहिर वकील जो हैं वो सलमान कुरैशी साहब भी हैं। सलमान कुरैशी साहब, आप ज़ाहिर वो उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन कमीशन से भी कह रहे थे कि जी बल्ले का निशान चला भी गया मगर मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। आप लाहौर हाई कोर्ट भी गए के लिए, लाहौर हाई कोर्ट ने वापस आपको भेजा, तो आप वो उम्मीदवार थे जो बार बार ये बात कर रहे थे। बात सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, एक तो 13 में से 11 जजेस ने इस आपके इस हक को माना है कि तहरीक इंसाफ ही उम्मीदवार है 39 मेंबरान की हद तक, बाकी जो 8 हैं उन्होंने 41 को भी मौका दिया है। एतराज़ात उठा रहे हैं तारड़ साहब 39 वाली बात पर भी, और जो बाकी 41 के लिए फैसला है 8 रुकनी बेंच का, उस पर भी आपकी क्या राय? जी देखें, हुआ ये है कि ये इलेक्शन इंतहाई गैर मामूली हालात में हुआ। जो फैसला आया 13 जनवरी को, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला आ चुका था 12 दिसंबर 2023 को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप निशान के हकदार नहीं हैं। और साथ ही एक रूल है इलेक्शन रूल्स में, रूल 94 उसकी एक्सप्लेनेशन है जो ये कहती है कि अगर किसी पार्टी को निशान नहीं दिया जाता तो उसके जो उम्मीदवार हैं उनको आज़ाद तस्वुर किया जाएगा। उस रूल को मैंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मैंने कहा ये गैर आइनी है, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बजाय इसके कि लाहौर हाई कोर्ट मेरी पिटिशन का फ़ैसला करती, वहाँ उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप ये मामला लेकर इलेक्शन कमीशन में चले जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये रूल बिल्कुल ठीक है, हम इस पर कायम हैं और आपका जो स्टेटस है वो आज़ाद का ही होगा। अगरचे मेरे नॉमिनेशन पेपर पे मेरी वाबस्तगी PTI से थी, मैंने अपना टिकट भी PTI का जारी करदा जमा कराया था। इस सब के बावजूद ये कहा गया कि आपको हम PTI नहीं मानेंगे, आपको आज़ाद मानेंगे। तो ये एक फ़ैसला जब आ गया इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने अपने तय कानून की तशरीह की, सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फ़ैसले की तशरीह की, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रही थी PTI के जो उम्मीदवार थे कि वो अपने आप को इलेक्शन कमीशन के मामलात की हद तक आज़ाद तस्वुर करें, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने आप को फिर आज़ाद तस्वुर किया। इलेक्शन कमीशन ने बल्कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उन सबको आज़ाद इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी आज़ाद करार दिया।
तो इस सूरत हाल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत हुई। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि ये तमाम उम्मीदवार जिनको कामयाब करार दिया गया वो PTI के उम्मीदवार थे। अपने नॉमिनेशन पेपर के एतबार से, अपने टिकट के एतबार से आरओ साहिबान ने टिकट भी नहीं लिए। मैंने ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि जो मवाद सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया गया, इलेक्शन कमीशन ने दानिस्ता तौर पे मेरे कागजात नामजदगी फ़ाइल किए मिसाल देने के लिए, और उनमें उन्होंने तल्फ कर दिया मेरा PTI का जारी करदा टिकट। मैंने वो ख़ुद फिर फ़ाइल किया जिसमें आरओ साहब के दस्तखत मौजूद हैं, मैंने उनसे रसीद ली थी। इसके बावजूद इन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट में इनकार किया कि मैंने कोई टिकट जारी किया था। तो बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन एक नाकाबिले एतबार इदारा है अपनी इस हैयत में, और इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर दीदा व दानिस्ता इलेक्शन में रखना डालने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अवाम की जो राय थी, जो PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, उसका रास्ता रोकने की कोशिश की है। तो यहाँ एक तसव्वुर है हमारे आइन में कंप्लीट जस्टिस का, आर्टिकल 187 है आइन का। जब ये तमाम वाक़यात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला किया कि बजाय इसके जो ज़बरदस्ती की शमूलियत हमारी ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हुई हमारे कामयाब उम्मीदवारों की, तो उनको उनका असली हक दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने वोट उन्हीं को दिया है, PTI को दिया है। ये वोट इमरान खान का वोट है, इसी का इजहार पार्लियामान में होना चाहिए। और ये तमाम धुंध जो पैदा की गई इलेक्शन कमीशन के तवस्सुत से, और जो 13 जनवरी का फ़ैसला आ गया जिसने इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फ़ैसले को अपहोल्ड किया, उसका अयादा किया, इसके नतीजे में जो एक यलगार एक तरह से हुई जमहूरियत पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज ठीक किया है, उसको खत्म और सलमान साहब आप समझते हैं कि खुद अली ज़फ़र साहब ने भी कहा कि हमारी भी जो गलतियाँ थी उसकी भी तस्दीक की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना, जो आज़म अली तार साहब भी कह रहे हैं कि उनके तो आइन में लिखा हुआ है कि वो किसी कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, नहीं करता। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, गैर मुस्लिम वाला मामला तो बाद में उठा है ना, ये मामला ना इलेक्शन कमीशन के सामने था, ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने था। इस बुनियाद पे ना इलेक्शन कमीशन ने ना पेशावर हाई कोर्ट ने हमें गैर मुस्लिम सीटों से महरूम किया था। ये तो JUI का दस्तूर हमने फ़ाइल कर दिया, जिनको दी गई हैं सीटें हमारी जगह, उनके दस्तूर में भी हूबहू यही लिखा हुआ है कि बालिग मुसलमान जो है वो मेंबर बन सकता है। बाद में उन्होंने तावील दी, ये मिसप्रिंट हो गया, और इस हेयरिंग के दौरान उन्होंने नया दस्तूर इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किया। अगर इतना ही है तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी कर देती। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो असल हकीकत है उसका इजहार होना चाहिए। असल हकीकत यही है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI का रास्ता रोकने की कोशिश की। जो अवाम का वोट था PTI के हक़ में, उसको आज़ाद उम्मीदवारों का वोट के लिए वोट करार दिया गया। मकसद शायद उनका यही था कि जोड़ तोड़ की जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाएं। ऐसा भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम और कामयाब उम्मीदवार जानते हैं कि उनकी सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर वो किसी फॉरवर्ड ब्लॉक में जाते हैं या अवाम से वो बदअहदी करते हैं। और आपको लग रहा है 41 के 41 अरकान, क्योंकि अब एक बात के ये नहीं कहा अदालत ने कि आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ के हवाले से फैसला करें, किसी भी जमात के हवाले से फैसला करें। अभी से फैसल वाउडर साहब ने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर दी। आप कन्विंस्ड हैं कि 41 के 41 अरकान आप ही के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। देखिए, जो लोग 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी छोड़ के गए थे, आज तमाम के तमाम मैं आपको बता सकता हूँ हाथ बांधे खड़े हैं कि हमें किसी तरह वापस ले लीजिए, हमारी माफ़ी कराइए। तो इसलिए ये अब हालात बदल चुके हैं। आज हालात 8 फरवरी से भी बहुत आगे हैं। PTI का जो रुतबा है आवाम की नज़र में, सियासी हलकों में, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसको रोकना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं है। हमारे ऊपर एक हमला हुआ 8 फरवरी को। पाकिस्तान की आवाम गूंगी बहरी नहीं है, वो देखती है कि क्या हुआ उस दिन, और वो अब जवाब देने की ख्वाहिशमंद है। तो आप ये देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो एक बात मेरे भाई आज़म तारड़ साहब ने की कि आइन बड़ा वाज़े है कि एक सीट होनी चाहिए पार्टी की, ऐसा कुछ नहीं है आइन में। 2019 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सीटें दी गई, अगरचे उस पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोई सीट नहीं जीती थी, कोई लिस्टें भी जमा नहीं कराई थी इलेक्शन से पहले। लेकिन ये मामला भी एक तरह से गैर अहम हो गया, क्योंकि PTI ने लिस्टें जमा कराई थी ख़वातीन के लिए भी और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की भी, और उस लिस्ट की बुनियाद पे इनको PTI को सीटें मिलना चाहिए थी। और अब यही होगा, उस लिस्ट में इजाफा हो सकता है। इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि लिस्टें अगर जमा थी, उनमें अगर मज़ीद नामों की ज़रूरत है तो वो इलेक्शन के बाद किया जा सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मेरी नज़र में बहुत मौजू फ़ैसला किया है, जिसने
तमाम वो मामलात, तमाम वो रखने जो PTI की राह में, PTI के वोटर की राह में खड़े किए गए थे, उनको मुस्तरद किया है और असल हकीकत जो है वो अब खिलकर सामने आ गई। आज़मी तार साहब, 41 अरकान हैं जिन्होंने फैसला करना है, कन्विंस्ड हैं सलमान अकबर राजा साहब के अब कोई नहीं हिम्मत करेगा इस बात की कि कहीं हुकूमत तो कोई कोशिश नहीं करेगी इस हवाले से, क्योंकि 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है हुकूमत। देखिए, हुकूमत को 2/3 अक्सरियत में काहे का इंटरेस्ट है। हमने तो एक बात नेक नीति के साथ की थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी रिमूवल के ऊपर बार बॉडीज़ और सिविल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं कि ये क्लब बन के रह गया था, और उसी हवाले से हमने ये बात की कि हम आइनी इस्लाहात ऐसी लाना चाहते हैं जिसकी वजह से आम आदमी तक इंसाफ की रसाई जो है वो बेहतर हो। मैंने सुबह भी ये बात की कि हमारे हाई कोर्ट्स में ये देखा जाता है और आला अदालतों में भी, बड़ी अदालत में भी, कि एक बेंच है, वो जज साहब रोज़ 30-20 केसेस निपटा के उठते हैं, दूसरे कमरे में बैठे हुए जज साहब जो हैं वो 2-3 मुकदमात के बाद थक जाते हैं और घर चले जाते हैं या चेंबर में उठ के चले जाते हैं। तो क्या इस पर कोई ऐसा एहतसाबी अमल होना चाहिए? क्या हमें ये हक नहीं है बतौर पार्लिमान कि हम कोई ऐसी गाइडलाइंस दें, आइन में ऐसी तरमीम करें कि जो काम ना करना है वो भी एहतसाब की जद में आए? क्या मेरिट के ऊपर जजेस की तकर्रियाँ नहीं होनी चाहिए, या वो चेंबर्स और रिश्तेदारियाँ और बड़े लोगों के बड़े बच्चे ही आएंगे? तो ये एक लंबी डिबेट है, हमें 2/3 की अदरवाइज किसी किस्म की जरूरत नहीं मगर है। एक रूमर थी, आज मैंने जो एग्जैक्ट नंबर दिया है जी, एक रूमर थी कि जो चीफ जस्टिस है या तो उनके मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने का सोच रही है हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत की सूरत में, या फिर जजेस की रिटायरमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसे 68 साल करने का सोच रही है। फिर यह खबर आई कि चीफ जस्टिस ने कम अज़ कम अटॉर्नी जनरल के ज़रिए पैगाम दिया है कि मैं किसी भी किस्म की तौसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद उन्होंने पूछा कि ये ऐसी बातें चल रही हैं, मैंने कहा सर ये सब अफवाहें हैं। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, अटॉर्नी जनरल मेरे साथ थे, आपने ये वजाहत कर दी है, और अगर ऐसी कोई बात हो भी तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा सर ऐसी बात है ही नहीं है, अलबत्ता हम एक पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें हम पूरे मुल्क में, देखें ज़माना बदल गया, अब हम 60 साल के लोगों को रिटायर करके घर बिठा देते हैं। तो ये एक सोच है अभी भी कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो 2 साल के लिए इजाफा दिया जाए, ताकि उससे हमें सैकड़ों अरबों रुपए की बचत भी होगी, और जो हमारी इकॉनमी पे इस वक्त प्रेशर है उसमें कमी आएगा, और हम जो अपना ट्रेंड ऑफिसर्स हैं उनसे मज़ीद काम ले सकते हैं। वहाँ पे ये एक बात ज़रूर उठी कि अगर आपने अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में देनी है तो फिर जजेस को भी आप दें सबको, ताकि उसका पूरा इम्पैक्ट आए और फिर उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है, लेकिन हम वी वर नॉट डाइंग फॉर इट कि हम ज़रूरी देना चाहते हैं। तो अगर आप महरूम हो भी गए तो सलमान राजा साहब ने जी, मैं सलमान राजा साहब से भी पूछ लेता हूं कि वो, मगर मुझे ये बताइए, आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल के सामने और आप भी मौजूद थे कि अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो मैं अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं रिटायर हो जाऊँगा अपने टाइम पर। बिल्कुल, उन्होंने ये बात बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी से की, और ये बात हमने भी उन्हें बताई कि ऐसी कोई, और मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ हुकूमत के पार्ट पे कि जब हम मुंतखब हो के आए हैं और हमारी नई काबीना बनी है, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं थी, और ऐसी कोई तजवीज़ जो है उस पर अमल करने नहीं हम जा रहे थे। अदरवाइज़ भी अभी हाउस कंप्लीट नहीं, और बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन मैं उसके साथ जो एक वजाहत यहाँ पे करना चाहता हूँ, राजा साहब ने कहा कि कंप्लीट जस्टिस 187, राजा साहब एक बड़े जय्यद वकील हैं और बड़ा मेरा इनसे अच्छा ताल्लुक़ हमारा है, बार में हम इकट्ठे बैठते उठते। 187 में तो अभी 2023-24 में और उससे पहले बहुत सारी जजमेंट्स में उन्होंने पैरामीटर सेटल कर दिए हुए हैं कि 187 कहाँ पे लगेगा, और इस मुकदमे में जो कि 185(2) के तहत था और जिसकी नीचे रेमेडीज़ मौजूद थी और प्लीडिंग्स की बेसिस पे ये केस डिसाइड आ रहा था, ऐसे कोई हालात नहीं थे। और राजा साहब का अगर आर्गूमेंट मान लिया जाए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इंटाइटल्ड थी, कानून के तहत अगर वो इंटाइटल्ड थी तो फिर सीटें उन्हें चली जानी चाहिए थी ना, फिर सीट्स उन्हें क्यों नहीं दी गई? और जो आप बात कर रहे थे कि ये 11 जज साहिबान ने बिल्कुल कहा, लेकिन उसमें फिर ये डिवीजन है
कि ये जो ओवर द टॉप 41 पदों के लिए मैकेनिज्म दिया गया और उसमें टाइमलाइंस दी गई कि 15 दिन ये होंगे, फिर 7 दिन होंगे और उसके बाद फिर 15 दिन में हर चीज़ मुकम्मल होगी, ये बतौर आइन के तालिब इल्म या वकील के ये बात समझ से बालातर है कि जब आईने पाकिस्तान में वजाहत के साथ और उसके तहत और लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि वो लॉ जो बनाया जाएगा और वो लॉ मौजूद है, तो उसके होते हुए इस तरह की तशरीह जो है वो समझ से बालातर है। अब डिटेल्ड जजमेंट आएगी, देखेंगे जी उसको किस तरह से जस्टिफाइड किया। मुझे सलमान साहब आपसे एक सवाल करना है, मगर अगर आप इस पे पहले रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, मैं किसी पेचीदा कानूनी बहस में तो नहीं पढ़ना चाहता। हमारी बहुत सी जजमेंट्स हैं जहाँ लिखा है कि लॉ इंक्लूड्स जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक बड़ी तकनीकी सी बहस हो जाएगी, ये शायद एक टॉक शो में नहीं की जा सकती। मेरी गुजारिश यही है कि ये उनको इख्तियार हासिल था, लेकिन बहरहाल अब एक फ़ैसला आ गया है। देखिए, ये तो आज़म तारड़ साहब भी मेरे भाई जानते हैं कि रिव्यू में बहुत ही कम इम्कान होता है कि तब्दीली आ जाए। 4 दिनों की पहले इसमें एक एडजर्नमेंट हुई, फिर 7 दिनों की एडजर्नमेंट हुई, तो बहुत सोच समझ कर गौर व खौज़ के बाद ये फ़ैसला आया है। तमाम जज साहिबान की अपनी अपनी पोजीशन बहुत वाज़ेह है, तो अब हमें इस फ़ैसले को मान कर आगे बढ़ना चाहिए, खुशदिली से आगे बढ़ना चाहिए। फ़ैसला हम किसी को पसंद आए ना आए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले ने जमहूरियत को तक़वियत दी है और अगर कोई आइनी तरमीम ज़रूरी है तो हम इनके साथ बैठेंगे। हमें मिल बैठ कर मुल्क के मुफाद में तरामीम करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जमात जो है वो माले गनीमत के तौर पर सीटें हासिल करके पार्लिमान को गैर नुमाइंदा बनाकर आइनी तरमीम करे। देखिए, ये तो बिल्कुल बात वाज़ेह है ना कि जो जमात जितनी सीटें जीतती है उसी के तनासुब से उसको मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। अगर इससे बरक्स कुछ हो रहा था तो वो ऐवान की नुमाइंदगी पर एक बहुत बड़ा सवाल था। अब वो सवाल ख़त्म हो गया। अब हमें बैठ कर आगे का सोचना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए, जो मौजू तरामीम है वो करनी चाहिए। देखिए, अभी तक जो हुआ है, मगर आप क्योंकि आप कानूनी मामलात को, ज़ाहिर अदालतों को देखते हैं, अदालती मामलात को समझते हैं, जो कुछ फिर पॉइंट्स उठाए हैं आज़म तारड़ साहब ने, आप समझते हैं कि एक जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। उसके लिए अगर आइनी तरमीम होती है तो तहरीक इंसाफ साथ बैठने को तैयार है हुकूमत के? देखिए, रिफॉर्म की हमेशा ज़रूरत होती है, हमेशा सोच समझ इदराक बढ़ता रहता है। जो हालात व वाक़यात हैं उनके तनाजुर में या उनको सामने रखते हुए तरमीम की ज़रूरत होती है। इसीलिए हर रोज़ हम कानून साजी देखते हैं, दुनिया में होती है, हर मुल्क में तरामीम भी होती हैं, नए कवानीन भी बनते हैं। तो वो बात तो अपनी जगह है, वो एक गुफ्तगू है जो होनी चाहिए पार्लिमान में। और अब बहुत अच्छा मौका है अगर पार्लिमान की हैयत अब ठीक हो जाती है। और उसमें एक जो अभी ये मरहला बाकी है वो ये है कि जो हमारे इलेक्शन के हवाले से जो हमारे मुकदमात हैं, जो हमारी अपीलें हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 ने कहा था कि वो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज के पास जाएंगी। इन्होंने अपनी अक्सरियत का इस्तेमाल करते हुए, जिसको मैं मसनूई अक्सरियत कहता हूँ, इन्होंने कानून में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया है कि वो हैंड पिक्ड मनपसंद रिटायर्ड जजों को मुकर्रर करे इन अपीलों को सुनने के लिए। इस पर हमें सख्त एतराज़ है। इस पर फिर एक कानूनी एक गुफ्तगू होगी या मार्का होगा। पिटिशनें फाइल कर दी गई हैं हाई कोर्टों में। ये नहीं हो सकता कि आप रिटायर्ड जजों को दे दें। हमारी किस्मत और हमारे अवाम, हमारे वोटर की जो ख्वाहिश है, जो इरादा है, उसको आप किसी ऐसे जज के हाथ में दे दें जिसका कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी मुद्दत मुलाजमत आपने तय करनी है। ये नहीं हो सकता। अगर तो ये खुशदिली से चाहते हैं कि पार्लिमान के मामलात आगे चलें, तरामीम जिनकी ज़रूरत है वो हों, तो इलेक्शन में जो फ्रॉड हुआ है, जो हमारी ग्रीवेंस है, जो हमारी जो अर्जदाश्त है, उसको चलने दें एक शफाफ तरीके से हाई कोर्ट के जजों के रूबरू। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ हमारा पूरा सियासी जो माहौल है उसमें बेहतरी आएगी। जो टेम्परेचर है वो नीचे होगा, पार्लिमान के अंदर भी, पार्लिमान के बाहर भी। ये बड़ी अहम बात है। वज़ीर कानून है आप आज़म तारड़ साहब, आप क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि आगे चलने के लिए ये चीज़ें बड़ी लाजमी हैं। मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है और आई विश के सलमान अकरम राजा साहब की जो सोच है वही जो अपोजिशन बेंचेस पे दोस्त बैठे हैं उनकी सोच हो। और काश वो कैदी नंबर 804 से निकल के इस मुल्क के लिए सोचें। काश वो अपनी ज़ात से हट के ये बातें सोचें कि इस मुल्क पे जो वक्त गुज़र रहा है कुछ अरसे से, जो मौशी हालात हैं इस मुल्क के, उसके लिए किस तरह का माहौल और साजगार माहौल चाहिए। ये बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन मुझे शायद ये होती हुई नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक ताल्लुक़ है ट्रिब्यूनल्स का और उन मामलात का, अभी इस प्रोग्राम में ये मुनासिब नहीं है,
मैं अपने भाई के पास जाऊंगा और इन्हें आइन का आर्टिकल 219 और 222 भी पढ़ाएंगे, हम बैठ के इकट्ठे पढ़ेंगे, जो ये कुल्ली इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देता है कि ट्रिब्यूनल्स किस तरह के होने हैं, ट्रिब्यूनल्स की हैयत क्या होगी, ट्रिब्यूनल्स में केसेस किसको देने हैं किसको नहीं देने, और फिर उसके साथ मगर ये तरमीम तो आपने की है ना रिटायर्ड जजेस वाली, एक ही कानून रहा है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ 1976 से लेके पिछले साल तक का यही कानून था कि हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज, पिछली दफ़ा जब अगस्त 2023 में तरामीम हुई तो ये एक मेंबर की तरफ से ये तजवीज़ रखी गई कि जी ये ओमिशन आ जाएगी, और जिस तरह वो पैकेज जाता है उसमें वो ओमिट कर दिया गया, उसको दुरुस्त किया गया है। क्योंकि जो बाकी टाइम लाइन्स हैं, हाजिर सर्विस जजेस के पास 70 से 80 केसेस का रोज़ का अपना डॉकेट होता है, वो 6 महीने में मुमकिन ही नहीं है कर सकें। और मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस और दुख होता है कि रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आर इक्वली रिस्पेक्टेबल, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। जिस शख्स ने 10 साल 12 साल अपनी ईमानदारी से या 5 साल ईमानदारी के साथ वहाँ पे काम किया और बड़ी अच्छी शोहरत लेके रिटायर हुआ, उस शख्स को अगर आपको जिम्मेदारी सौंपेंगे और वो डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल होगा और वो टाइम लाइंस के मुताबिक केस डिसाइड कर देगा, तो हमें पहले किसी को प्री जज नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपके और ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ये ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन बनाएगा जी। ये हाई कोर्ट के जजेस ने जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आया था, ये भी बड़ा शॉकिंग है। वैसे ज़ाहिर है वो और मोहतरम जज साहब ने, जिनका अपना नाम था, उन्होंने खुद ही फैसला कर दिया कि मुझे भी नॉमिनेट कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मगर सर साहब आपका फाइनल कमेंट कि ये मामला, क्योंकि आप लोग अदालत गए हुए हैं, आपको वहां से रिलीफ की उम्मीद है? क्योंकि आज एक बड़ा फैसला सामने आया, आपको लगता है आपको रिलीफ मिलेगा उसमें? जी, मैं समझता हूं कि बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल मैं अपने भाई के साथ बैठ के आइन पढ़ूंगा और जो मेरी गुजारिशात हैं इनके सामने भी रखूंगा। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इस तरमीम में अगर इन्होंने करनी ही थी तो ये हिज़्ब इख्तिलाफ़ को भी कोई रोल देते। मुख्तलिफ जो तयनातियाँ होती हैं आइन के तहत, कानून के तहत, उनमें दिया जाता है रोल हिज़्ब इख्तिलाफ़ को, ताकि शक और शुबे से बालातर हो जाएं वो तयनातियाँ। ऐसा नहीं किया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि एक मनपसंद जज साहब जो मुकर्रर किए गए इस्लामाबाद के लिए, उनको केस मुंतकिल किए गए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से छीन कर उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये बुग़्ज़ या नेपोटिज़म की बुनियाद पर मुकदमा चला रहे हैं। कसूर उनका सिर्फ इतना था कि उन्होंने सूरत से मुकदमा चलाया और कहा कि आप अपने फॉर्म 45 जो हैं अदालत के सामने रख दीजिए। इस जुर्म की पादाश में उनसे मुकदमे छीनने की कोशिश की गई और हाई कोर्ट को फिर इसमें दखल देना पड़ा। तो देखिए, इतने सादा नहीं है मामलात जो ये नज़र आ रही हैं, इस तरह नहीं है। एक यहाँ मनसूबा बंदी बज़ाहिर नज़र आती है कि इलेक्शन के मामलात को पसे पुष्ट डाला जाए, इतने तवील हो जाएं ये मामलात और अपनी मर्ज़ी के जजों के हाथ में दिए जाएं कि मामला कभी आगे बढ़े ही ना। और माजी में ऐसा ही होता रहा है। माजी में हमने देखा कि 3, 4, 5 साल इलेक्शन अपीलें चलती रही, पार्लियामान की मुद्दत हो गई, लेकिन और माजी की तारीख ज़ाहिर सामने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, बड़े अहम मामलात हैं, तफसील से दोनों का मौक़िफ़ आपने सुना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत हुई, जहां अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स इस केस पर आज फैसला नहीं दिया, बल्कि समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को 1 महीने में फैसला सुनाने का हुक्म दिया था और वो 1 महीना आज 12 जुलाई को पूरा हो गया। आज की समाअत के दौरान खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने दलाइल दिए और कल दलाइल मुकम्मल करने का काम देखना होगा कि कल इस केस का फैसला आता है या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।